जय हिंद दोस्तों, स्वागत आप सभी का रंजन स्टडी सेंटर प्लेटफॉर्म में। आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा बेल आइकन दबा कर, ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जा सके। दोस्तों आज इस वीडियो में ITI का इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का टॉप 150 क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, जो ट्रांसफार्मर चैप्टर से है। दोस्तों चलिए सीधे चलते हैं उन सभी प्रश्न पर। बखोल्स रिले में माल फंक्शनिंग होता है, किसके कारण होता है? तो ट्रांसफार्मर अत्यधिक ओवरहीट के कारण होता है। अत्यधिक ओवरहीट के कारण होता है। निम्न में से कौन ट्रांसफार्मर के प्रतिस्थापन में प्रयोग नहीं होता है? दोस्तों कंजर्वेटर होता है, ब्रीदर होता है, बखोल्स रिले भी होता है, लेकिन उत्तेजक नहीं होता है। हिस्टेरिसिस हाउस सबसे कम निर्भर करता है किस पे? तो एम्बिएंट के तापमान पर निर्भर करता है। हिस्टेरिसिस हाउस सबसे कम निर्भर करता है तो एम्बिएंट तापमान पर निर्भर करता है। ट्रांसफार्मर एक क्या होता है? ट्रांसफार्मर एक क्या होता है? तो एस्थेटिक मशीन होता है। ट्रांसफार्मर एक क्या होता है? एस्थेटिक मशीन होता है। एस्थेटिक मशीन होता है। जो ट्रांसफार्मर ठंड लुढ़काया उन्मुख इस्पात CRGO का उपयोग करते हैं तो जर्दी के क्षेत्र के रूप में लिया जाता है, तो कोड से 15 से 25% बढ़ाकर। जब लोड सेकेंडरी वाइंडिंग में जोड़ा जाता है तो ट्रांसफार्मर में जीरो वोल्टेज रेगुलेशन होता है। जब लोड सेकेंडरी वाइंडिंग में जोड़ा जाता है तो ट्रांसफार्मर में जीरो वोल्टेज रेगुलेशन होता है, तो लोड नहीं होता है। इनमें से कौन सा एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर के बारे में सही है? इनमें से कौन सा एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर के बारे में सही है? तो हो जाएगा तो NS ये वाला हो जाएगा। ट्रांसफार्मर को एडी करंट क्षय से रक्षित करने हेतु कोर को जो है सॉफ्ट आयरन का बनाया जाता है। ट्रांसफार्मर यदि अधिकतम दक्षता पर कार्यरत है और उसकी लोह शक्ति 500 वाट है, तो उसकी ताम्र शक्ति कितना होगा? तो 500 वाट ही होगा। ट्रांसफार्मर के क्रोड को लेमिनेशन तथा सिलिकॉन इस्पात की पट्टी क्यों प्रयोग किया जाता है? तो हो जाएगा उसका एडी धारा और हिस्टेरिसिस दोनों प्रकार की क्षतियाँ घटाने के लिए। ट्रांसफार्मर के क्रोड को लेमिनेशन तथा सिलिकॉन इस्पात की पट्टी क्यों प्रयोग किया जाता है? तो एडी धारा तथा हिस्टेरिसिस दोनों प्रकार की क्षति घटाने के लिए। किसी ट्रांसफार्मर के प्रत्येक कुंडलन में उत्पन्न विद्युत वाहक पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? तो हो जाएगा आवृत्ति लपेट की संख्या अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स पर निर्भर करता है। ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में प्रयुक्त रासायनिक पदार्थ क्या है? तो सिलिका जेल हो जाएगा। शुष्क सिलिका जेल का रंग कैसा होता है? शुष्क सिलिका जेल का रंग कैसा होता है? तो नीला होता है। शुष्क सिलिका जेल का रंग कैसा होता है? नीला होता है। बखोल्स रिले का प्रयोग किसमें किया जाता है? बखोल्स रिले का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो तेल शीतलित ट्रांसफार्मर में। बखोल्स रिले का प्रयोग डैश में किया जाता है, तो तेल शीतलित ट्रांसफार्मर में। इसको मिलान करना है, देखते हैं। बखोल्स रिले क्या होता है? बखोल्स रिले होता है, यह युक्ति स्वचालित सर्किट ब्रेकर की भांति कार्य करता है। बखोल्स रिले क्या होता है? यह युक्ति स्वचालित सर्किट ब्रेकर की भांति कार्य करता है। एक्सप्लोजन वेंट क्या होता है? एक्सप्लोजन वेंट होता है
इसे प्रेशर रिलीज वाल्व भी कहते हैं। एक्सप्लोजन वेंट को क्या कहते हैं? इसे प्रेशर रिलीज वाल्व भी कहते हैं। ऑयल गेज का प्रयोग किसमें करते हैं? ऑयल गेज का प्रयोग किसमें करते हैं? तो ट्रांसफार्मर टैंक पे भरे तेल को स्तर दर्शाने वाली युक्ति है। ऑयल गेज क्या है? ट्रांसफार्मर टैंक में भरे तेल का स्तर दर्शाने वाली युक्ति है। तब उसके बाद तापमान मापी क्या होता है? ट्रांसफार्मर तेल को ताप नापने वाली युक्ति है। तापमान मापी क्या है? ट्रांसफार्मर तेल को ताप नापने वाली युक्ति है। किसी ट्रांसफार्मर के प्रति वोल्ट की संख्या 6 है। प्राथमिक वोल्टता 110 है। यदि V2 250 वोल्ट है, प्राथमिक तथा द्वितीयक परिवर्तनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये हो जाएगा तो 660 और 150 होगा। ये नंबर होगा। निम्नलिखित में से कौन एक परिणामित के लिए सही है? परिणामित के लिए सही है। परिणामित के लिए क्या सही है? तो स्थैतिक युक्ति हो जाएगा। स्थैतिक युक्ति हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक परिणामित के लिए सही है? स्थैतिक युक्ति हो जाएगा। तब उसके बाद किस प्रकार की धारा पर एक परिणामित कार्य करता है? किस प्रकार की धारा पर एक परिणामित कार्य करता है? तो AC पर। किस प्रकार की धारा पर कौन सा सिद्धांत ट्रांसफार्मर के कार्य करने के लिए उत्तरदायी होता है? तो हो जाएगा फैराडे के विद्युत चुंबकीय इंडक्शन के नियम पर। कौन सा सिद्धांत ट्रांसफार्मर कार्य करने के लिए उत्तरदायी होता है? फैराडे का विद्युत चुंबक इंडक्शन का नियम। किस प्रकार की वोल्टता को ट्रांसफार्मर परिवर्तन करता है? तो उपयुक्त दोनों होगा। उच्च स्तर को निम्न स्तर में और निम्न स्तर को उच्च स्तर में करने के लिए। क्या होगा अगर ट्रांसफार्मर को DC सप्लाई दी जाए? तो ये हो जाएगा वाइंडिंग को जला देगा। वाइंडिंग को क्या करेगा? जला देगा। क्या होगा अगर ट्रांसफार्मर को DC सप्लाई दी जाए? तो ये वाइंडिंग को जला देगा। तब किस राशि को ट्रांसफर नहीं बदलता है? किस राशि को ट्रांसफार्मर नहीं बदलता है? तो ये किसको नहीं बदलता है? तो शक्ति और आवृत्ति को नहीं बदलता है। किस राशि को ट्रांसफार्मर नहीं बदलता है? किस राशि ट्रांसफार्मर नहीं बदलता है? तो शक्ति एवं आवृत्ति को नहीं बदलता है। ट्रांसफार्मर के प्राथमिक वाइंडिंग को किससे जोड़ा जाता है? तो विद्युत स्रोत से संयोजित करके। ट्रांसफार्मर के प्राथमिक वाइंडिंग को विद्युत स्रोत से संयोजित करते हैं और द्वितीयक वाइंडिंग को लोड से संयोजित करते हैं। ये द्वितीयक हो जाएगा। बहुत अच्छे ट्रांसफार्मर की दक्षता कितना होता है? तो 95 से 99% होता है। बहुत अच्छे ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है 95 से 99% होती है। एक उच्चायक ट्रांसफार्मर क्या है? एक उच्चायक ट्रांसफार्मर क्या है? इसका आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। जो वोल्टेज को मान को बढ़ाता हो, जिसमें द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक से अधिक होती हो, जो करंट के मान को घटाता हो। उपयुक्त सभी आंसर होगा। एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडलन क्या होता है? एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडलन क्या होता है? तो कुंडलन में प्राथमिक कुंडलन की अपेक्षा कम लपेट हो। एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडलन में क्या होता है? में प्राथमिक कुंडलन की अपेक्षा कम लपेट हो। वह पदार्थ जो ट्रांसफार्मर क्रोड निर्माण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो सिलिकॉन इस्पात होगा।
इनमें से कौन एक ट्रांसफार्मर का प्रकार है? उपयुक्त इसका आंसर सभी हो जाएगा। बेरी टाइप ट्रांसफार्मर होता है, सेल टाइप ट्रांसफार्मर होता है और कोट टाइप भी ट्रांसफार्मर होता है। ये तीनों प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है। वह ट्रांसफार्मर क्या कहलाता है जिसकी प्राइमरी को उच्च वोल्टेज दी जाती है तथा सेकेंडरी को निम्न वोल्टेज ली जाती है? इसको क्या कहेंगे? तो स्टेप डाउन कहलाता है। वह ट्रांसफार्मर क्या कहलाता है जिसकी प्राइमरी को उच्च वोल्टेज दी जाती है तथा सेकेंडरी से निम्न वोल्टेज ली जाती है? तो स्टेप डाउन कहलाता है। यदि इनपुट वोल्टेज 120 वोल्ट है और आउटपुट वोल्टेज 240 वोल्ट है तो ट्रांसफार्मर बैंडिंग की कौन सी साइड प्राइमरी होगी? तो 120 वोल्ट वाला प्राइमरी जो है साइड प्राइमरी बैंडिंग होगा। ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात क्या होता है? तो उपयुक्त बी और सी दोनों होगा। इसका क्या होगा? बी और सी दोनों होगा। N2/N1 होता है और V2/V1 होता है। किस कारणवश प्राय सेल टाइप ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है? किस कारणवश प्राय सेल टाइप ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं? तो हो जाएगा बी और सी। इसके दो चुंबकीय पथ होता है, दोनों आंसर होगा। इसका जो है इसके दो चुंबकीय पथ होता है, इसका चुंबकीय फ्लक्स कम होता है। किस प्रकार के ट्रांसफार्मर के एल आकृति को स्टेपिंग्स में 2 सेट प्रयोग करके आयताकार क्रोड बनाई जाती है? तो क्रोड प्रकार के ट्रांसफार्मर में किस प्रकार के ट्रांसफार्मर के एल आकृति के स्टेपिंग्स में 2 सेट प्रयोग करके आयताकार क्रोड बनाई जाती है? क्रोड प्रकार के ट्रांसफार्मर में। इस ट्रांसफार्मर के क्रोड में 2 चुंबकीय मार्ग स्थापित होते हैं। तो हो जाएगा सेल प्रकार। इस ट्रांसफार्मर के क्रोड में 2 चुंबकीय मार्ग स्थापित होता है सेल प्रकार के ट्रांसफार्मर में। तब उसके बाद चुंबकीय फ्लक्स का लीकेज किस प्रकार के ट्रांसफार्मर में न्यूनतम होता है? तो बेरी प्रकार के ट्रांसफार्मर में। चुंबकीय फ्लक्स का लीकेज किस प्रकार के ट्रांसफार्मर में न्यूनतम होता है? बेरी प्रकार के। निम्न में से कौन सा परिणाम ट्रांसफार्मर में क्षतियों के कारण होता है? तो ये सभी संभव है। बैंडिंग शॉर्ट सर्किट हो सकती है, अचानक आवरण नष्ट हो सकता है, ऊष्मा पैदा होती है। सभी हो जाएगा। किस प्रकार का युग्मन एक ट्रांसफार्मर के प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली के मध्य होता है? क्या होता है? तो चुंबकीय होता है। किस प्रकार का युग्मन एक ट्रांसफार्मर के प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली के मध्य होता है? तो चुंबकीय हो जाएगा। किस प्रकार का इस्पात क्रोड के निर्माण के लिए उपयुक्त होता है? किस प्रकार का इस्पात क्रोड के निर्माण के लिए उपयुक्त होता है? तो हो जाएगा सी नंबर। उच्च चुंबकशीलता तथा निम्न हिस्टैरिसीस क्षति रखता हो। किस प्रकार से 500 kVA से कम क्षमता वाले ट्रांसफार्मर को ठंडा रखा जाता है? तो हो जाए प्राकृतिक रूप से वायु द्वारा। किस प्रकार से 500 kVA से कम क्षमता वाले ट्रांसफार्मर को ठंडा रखा जाता है? प्राकृतिक रूप से वायु द्वारा। कितनी क्षमता के ट्रांसफार्मर के लिए प्राकृतिक रूप से शीतलन प्रणाली का उपयोग होता है? तो 1000 kVA वाला। कितनी क्षमता के ट्रांसफार्मर के लिए प्राकृतिक रूप से तेल शीतलन प्रणाली का उपयोग होता है? 1000 kVA वाले में।
तब उसके बाद निम्न में से कौन सा गुण एक अच्छे ट्रांसफार्मर तेल का है? निम्न में से कौन सा गुण एक अच्छे ट्रांसफार्मर तेल का है? तो हो जाएगा इनमें से सभी होगा। निम्न श्येनता एवं कम नमी सोखने वाला, उच्च विशिष्ट ऊष्मा और उच्च ज्वलन बिंदु हो जाएगा, अचालक हो जाएगा। कितनी बैंडिंग का प्रयोग ऑटो ट्रांसफार्मर में होता है? कितनी बैंडिंग का प्रयोग ऑटो ट्रांसफार्मर में होता है? एक बैंडिंग का। जब ऑटो ट्रांसफार्मर की पूरी बैंडिंग को प्राथमिक कुछ अंश को सेकेंडरी की भांति प्रयोग करें तो कार्य क्या करता है? तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की तरह। ऑटो ट्रांसफार्मर किस नियम पर कार्य करता है? ऑटो ट्रांसफार्मर किस नियम पर कार्य करता है? तो स्वप्रेरण के नियम पर कार्य करता है। ऑटो ट्रांसफार्मर किस नियम पर कार्य करता है? स्वप्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। कहाँ पर ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है? ऑटोमोबाइल्स में होता है। कहाँ पर ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रयोग होती है? ऑटोमोबाइल्स में होती है। ऑटोमोबाइल्स में होती है। किस गुण वाले इस्पात का प्रयोग क्रोड निर्माण के लिए होता है? तो हो जाएगा सी, उच्च चुंबकशीलता तथा निम्न हिस्टैरिसीस क्षति रखता हो। किस गुण वाले इस्पात का क्रोड निर्माण के लिए होता है? तो उच्च चुंबकशीलता तथा निम्न हिस्टैरिसीस क्षति रखता हो। वेरिएक होता है। वेरिएक क्या होता है? वेरिएक क्या होता है? ये हो जाएगा ए और बी। विभिन्न वोल्टता की एसी सप्लाई प्रदान करने वाला उपकरण और 8 से 10 टेपिंग्स वाला ऑटो ट्रांसफार्मर। कहाँ पर धारा ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है? कहाँ पर धारा ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है? तो हो जाएगा धारा मापने के लिए एमीटर के साथ। धारा मापने के लिए एमीटर के साथ। धारा मापने के लिए एमीटर के साथ। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर क्या होता है? तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर क्या होता है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। निम्न में से कौन सा पावर ट्रांसफार्मर के केवीए क्षमता प्रयुक्त होता है? तो हो जाएगा 2000 केवीए से 20000 केवीए स्टार डेल्टा संयोजित होता है। निम्न में से कौन सा पावर ट्रांसफार्मर की केवीए क्षमता प्रयुक्त होता है? तो 2000 केवीए से 20000 केवीए स्टार डेल्टा संयोजित होता है। कितनी क्षमता के ट्रांसफार्मर एसटी ट्रांसफार्मर कहलाता है? तो हो जाएगा 15000 केवीए से अधिक क्षमता वाला। कितनी क्षमता के ट्रांसफार्मर एसटी ट्रांसफार्मर कहलाता है? हाई ट्रांसफार्मर। तो 15000 केवीए से अधिक क्षमता वाला। कंजर्वेटर क्या होता है? कंजर्वेटर क्या होता है? कंजर्वेटर क्या होता है? इसका उपयुक्त दोनों आंसर हो जाएगा ए और बी। मुख्य टैंक में तेल के फैलाव के स्थान देखकर मुख्य टैंक तेल में तेल का स्तर बनाए रखता है। मुख्य टैंक के ऊपर स्थापित छोटा ऑयल टैंक होता है। निम्नलिखित किस कार्य के लिए ट्रांसफार्मर निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए ट्रांसफार्मर ब्रीदर प्रयुक्त किया जाता है? तेल में निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए ट्रांसफार्मर ब्रीदर प्रयुक्त होता है? ब्रीदर किसके लिए प्रयुक्त होता है? तेल में नमी के प्रवेश को रोकने के लिए। तापमापी क्या होता है? तापमापी क्या होता है? तापमापी क्या होता है? इसका ए और बी दोनों होगा। तो मुख्य टैंक से लगा होता है ट्रांसफार्मर तेल का ताप मापता है। निम्न में से कौन ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त सुरक्षा युक्ति है? कौन सुरक्षा युक्ति है? तो हो जाएगा ए और बी दोनों होगा। बखौल्स रिले होगा और एक्सप्लोजन वेंट होगा। सत्य कौन है देखना है, इसमें चेक करना है सत्य कौन है। सत्य इसमें कौन है? तो एक्सप्लोजन वेंट को प्रेशर रिलीज वाल्व भी कहते हैं। ये सही है।
इनमें से कौन बखोर्स रिले के बारे में सत्य है? बखोर्स रिले के बारे में सत्य है तो इसका बी और सी दोनों होगा। दोस्त को सूचना अलार्म बेल बजाकर देता है, ये भी होगा। ये 2 प्लेटों एवं इनमें से जुड़े 2 मरकरी स्विच होता है। कौन सा तत्व टैप्ड ट्रांसफार्मर के बारे में सही है? टैप ट्रांसफार्मर के बारे में सही है तो वोल्टता समायोजन के लिए द्वितीय कुंडलन में कई मध्य सिरे निकाले गए हो। कौन सा तथ्य टैप्ड ट्रांसफार्मर के बारे में सही है? तो वोल्टता समायोजन के लिए द्वितीय कुंडलन में से कई मध्य सिरे निकाले गए हो। किस कारणवश पोर्सलेन बुशेज या ट्रांसफार्मर बुशिंग का प्रयोग होता है? किस कारणवश पोर्सिलेन बुशेज ट्रांसफार्मर बुशिंग का प्रयोग होता है? तो हो जाएगा संयोजक केबल को ट्रांसफार्मर की बॉडी से पृथक करता है। तब उसके इनमें से कौन सा ट्रांसफार्मर का विद्युतवाहक बल ज्ञात करने का सूत्र है? तो E बराबर होता है 4.445 FN होता है। तब उसके बाद ट्रांसफार्मर की ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात क्या होता है? तो इसका हो जाएगा ये वाला हो जाएगा VS/VP बराबर IP/IS NS/NP होता है। किस प्रकार का संयोजन उच्च वोल्टेज एवं उच्च शक्ति वाले ट्रांसफार्मर में होता है? तो हो जाएगा स्टार डेल्टा संयोजन हो जाएगा। रतीले अथवा पर्वतीय क्षेत्रों में प्रयोग होने वाला ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है। कौन सा ट्रांसफार्मर रतीले क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है? कौन सा ट्रांसफार्मर रतीले अथवा पर्वतीय क्षेत्रों में प्रयोग होने वाला ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है? तो हो जाएगा स्टार इंटर स्टार या डेल्टा इंटर स्टार संयोजन का प्रयोग किया जाता है। रतीले अथवा पर्वतीय क्षेत्रों में प्रयोग होने वाला ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है स्टार इंटर स्टार या डेल्टा इंटर स्टार संयोजन का। तब उसके बाद किस संयोजन में प्रत्येक बैंडिंग के श्रेणी क्रम में उसकी टर्न संख्या के तुल्य अतिरिक्त बैंडिंग संयोजित होती है? तो इंटर स्टार संयोजन हो जाएगा। उसके बाद इसका इनमें से कौन ट्रांसफार्मर में वोल्टता नियमन का सूत्र है? वोल्टेज रेगुलेशन बराबर क्या होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो VNL माइनस VFL/VFL इंटू 100% होता है। तब उसके बाद शून्य लोड पर प्राथमिक कुंडलन की धारा IP एक आदर्श ट्रांसफार्मर में क्या होती है? तो ये होता है वोल्टेज EP से 90 डिग्री पिछड़ जाती है। ट्रांसफार्मर की प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडलन में सदैव क्या होता है? भिन्न संख्या में लपेट होती है। ट्रांसफार्मर के प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडलन में सदैव क्या होता है? भिन्न संख्या में लपेट होती है। तब उसके बाद कितनी क्षमता के ट्रांसफार्मर के लिए कितनी क्षमता के ट्रांसफार्मर के लिए वायु ब्लास्ट कूलिंग प्रयुक्त होती है? तो हो जाएगा 10,000 kVA के लिए प्रयुक्त होता है। कितनी क्षमता के ट्रांसफार्मर के लिए वायु ब्लास्ट कूलिंग प्रयुक्त होता है? 10,000 kVA के लिए। तब उसके बाद एक ट्रांसफार्मर जो शून्य लोड पर प्रचालित है के प्राइमरी वाइंडिंग द्वारा लिया गया करंट कैसा होगा? तो दोनों धाराओं के सदिशीय जोड़ होगा। एक ट्रांसफार्मर जो शून्य लोड पर प्रचालित है कि प्राइमरी वाइंडिंग द्वारा लिया गया करंट कैसा होगा? तो दोनों धाराओं का सदिशीय जोड़ होगा। एक ट्रांसफार्मर का फ्लक्स कैसा होगा जब उसकी सेकेंडरी लोडेड हो? एक ट्रांसफार्मर का फ्लक्स कैसा होगा जब उसकी सेकेंडरी लोडेड हो?
तो स्थिर रहेगा। एक ट्रांसफार्मर का फ्लक्स कैसा होगा जब उसकी सेकेंडरी लोडेड हो? स्थिर रहेगा। एक ट्रांसफार्मर की प्राइमरी धारा क्या होगी जब उसकी सेकेंडरी लोडेड हो? तो क्या होता है? तो इसका हो जाएगा, तो सेकेंडरी धारा के कारण ली गई धारा के अतिरिक्त मात्रा पर शून्य लोड की धारा सदस्य जोड़ खींचेगी। विद्युत धारा जो ट्रांसफार्मर के शून्य लोड परिचालन के दौरान होती है, तो इसका ए और बी दोनों होगा। शून्य लोड पर लोह क्षतियाँ वहन करता है और कोर में चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है। एक ट्रांसफार्मर के प्राइमरी एवं द्वितीय वोल्टता शून्य लोड पर क्या होता है? शून्य लोड पर क्या होता है? इन फेज होता है। एक ट्रांसफार्मर के प्राइमरी एवं द्वितीय वोल्टता शून्य लोड पर क्या होता है? इन फेज होता है। एक ट्रांसफार्मर के ईपी एवं वीपी शून्य लोड पर क्या होता है? शून्य लोड पर क्या होता है? 180 डिग्री पर होता है। तब उसके बाद आईपी एवं आईएस फुल लोड पर क्या होता है? आईपी एवं आईएस समान फेज में होते हैं। निम्नलिखित में से निम्नलिखित कौन सा शर्त ट्रांसफार्मर को समांतर में चलाने के लिए जरूरी है? तो समांतर में चलाने के लिए जरूरी है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। ध्रुवता समान होनी चाहिए, वोल्टेज अनुपात समान होना चाहिए, इम्पीडेंस पाथ प्रतिशतता समान होनी चाहिए। तब उसके बाद ये क्षति ट्रांसफार्मर के लोड बदलने पर नियत होती है। कौन सा क्षति है जो ट्रांसफार्मर के लोड बदलने पर नियत होती है? तो इसका हो जाएगा लोह क्षति, एडी धारा क्षति एवं हिस्टैरिसीस क्षति। ये क्षति कौन सा है? तो हो जाएगा लोह क्षति एवं एडी धारा क्षति एवं हिस्टैरिसीस क्षति। कौन सी क्षति का मान आवृत्ति बढ़ने पर बढ़ता है? कौन क्षति का आवृत्ति बढ़ने पर बढ़ता है? तो हो जाएगा ए और बी दोनों हो जाएगा। हिस्टैरिसीस धारा क्षति का मान बढ़ता है, एडी धारा क्षति का मान बढ़ता है। किस परीक्षण के द्वारा ट्रांसफार्मर की लोह क्षति ज्ञात होती है? तो हो जाएगा ओपन सर्किट परीक्षण के द्वारा। किस परीक्षण के द्वारा ट्रांसफार्मर की लोह क्षति ज्ञात होती है? ओपन सर्किट परीक्षण के द्वारा। किस बैंडिंग को ओपन सर्किट करेंगे जब ओपन सर्किट परीक्षण करना हो? तो हो जाएगा दोनों में से किसी एक ओपन सर्किट रखा जाता है। किस बैंडिंग को ओपन सर्किट करेंगे जब ओपन सर्किट परीक्षण करना हो? तो दोनों में से किसी एक को ओपन सर्किट रखा जाता है। किस बैंडिंग को शॉर्ट करेंगे जब शॉर्ट सर्किट परीक्षण करना हो? तो हो जाएगा निम्न वोल्टता वाली बैंडिंग को शॉर्ट सर्किट करेंगे। ट्रांसफार्मर की रेटिंग दिखाई जाती है, किसमें दिखाई जाती है? इसमें दिखाई जाती है तो केवीए में ट्रांसफार्मर की रेटिंग दिखाई देती है। तब उसके बाद निम्नलिखित कौन सा सूत्र से ट्रांसफार्मर की दक्षता ज्ञात होती है? तो ये हो जाएगा, बी नंबर होगा KW प्लस ताम्र क्षतियाँ प्लस लोह क्षतियाँ इंटू 100% होता है। किस कारण से ट्रांसफार्मर की दक्षता उच्च होती है? किस कारण से ट्रांसफार्मर की दक्षता उच्च होती है? तो हो जाएगा किस कारण ट्रांसफार्मर की दक्षता उच्च होती है? इसमें घर्षण और विंडेज क्षतियाँ नहीं होती है। किस कारण ट्रांसफार्मर की दक्षता उच्च होती है? इसमें घर्षण और विंडेज क्षतियाँ नहीं होती है। तो किस सूत्र से ट्रांसफार्मर के पूरे दिन की दक्षता ज्ञात करेंगे? दक्षता ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा प्रतिदिन उपयोग की गई KWH बटे प्रतिदिन सप्लाई की गई KWH इंटू 100% होता है। किस सूत्र
से टी ट्रांसफार्मर के पूरे दिन की दक्षता ज्ञात करेंगे। प्रतिदिन उपयोग की गई kWh बटा प्रतिदिन सप्लाई की गई kWh इंटू 100% होता है। तब उसके बाद किस शर्त पर ट्रांसफार्मर की दक्षता अधिकतम होगी? किस शर्त पर ट्रांसफार्मर की दक्षता अधिकतम होगी? ताम्र छत्तियाँ लोह छत्तियाँ के समान होगी। किस शर्त पर ट्रांसफार्मर की दक्षता अधिकतम होगी? ताम्र छत्तियाँ लोह छत्तियाँ के समान होगी। तब उसके बाद किस कारणवश वितरण ट्रांसफार्मर को कम लोह छत्ती के लिए अभिकल्पित करते हैं? तो ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडलन 24 घंटे उत्तेजित रहती है। तब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रांसफार्मर पूर्ण लोड पर पूर्ण दक्षता से कार्यरत है। इसकी ताम्र छत्ती 1600 वाट है। अर्ध लोड पर इसकी ताम्र छत्तियाँ होगी, क्या होगी? तो 400 वाट होगा। किस परिमाण को बदलने के लिए ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है? किस परिमाण को बदलने के लिए ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है? तो किसको बदलने के लिए? तो वोल्टता को बदलने के लिए ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर में शून्य लोड अवस्था में प्राथमिक धारा का मान पूर्ण लोड अवस्था का केवल कितना % होता है? तो हो जाएगा 2 से 5% होता है। 2 से 5% होता है। एम्पलीफायर की तुलना में ट्रांसफार्मर क्या होता है? तो हो जाएगा आउटपुट शक्ति नहीं बढ़ा सकता है। एम्पलीफायर की तुलना में ट्रांसफार्मर आउटपुट शक्ति नहीं बढ़ा सकता है। ट्रांसफार्मर में तेल उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? तो इंसुलेशन एवं शीतलन हो जाएगा। ट्रांसफार्मर में तेल उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? इंसुलेशन एवं शीतलन हो जाएगा। तब उसके बाद यदि 3 फेज डेल्टा ट्रांसफार्मर की एक फेज कुंडलन जल जाए तो ओपन सर्किट हो जाए तो वह क्या प्रदान करेगा? तो 58% शक्ति प्रदान करेगा। यदि 3 फेज डेल्टा ट्रांसफार्मर की एक फेज कुंडलन जल जाए तो ओपन सर्किट हो जाए तो वह प्रदान करेगा 58% शक्ति प्रदान करेगा। तब उसके बाद लघु वितरण ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित में से कौन सी सुरक्षा युक्ति प्रयोग नहीं की जाती है? तो इसका ये सभी हो जाएगा। अधिक धारा सुरक्षा हो जाएगा, बखोज रिले हो जाएगा, प्रेशर रिलीज वाल्व हो जाएगा। नमी सोखने के बाद सिलिका जेल का रंग कैसा हो जाता है? तो भूरा और सफ़ेद हो जाता है। नमी सोखने के बाद सिलिका जेल का रंग कैसा हो जाता है? भूरा और सफ़ेद हो जाता है। शून्य लोड अवस्था में आदर्श ट्रांसफार्मर को प्रदान की गई प्राथमिक वोल्टता डैश के द्वारा संतुलित होती है। तो प्राथमिक कुंडलन में प्रेरित विद्युत वाहक बल के द्वारा प्रेरित होती है। उसके बाद ट्रांसफार्मर में आवृत्ति में बदलाव के साथ क्या होता है? तो तांबे की छत्तियाँ अपवर्तित रहती है। ट्रांसफार्मर में आवृत्ति में बदलाव के साथ तांबे की छत्तियाँ अपवर्तित रहती है। ट्रांसफार्मर में निम्न में से कौन सी छत्तियाँ शून्य होती है? ट्रांसफार्मर में कौन सी छत्तियाँ शून्य होती है? तो हो जाएगा मशीनी छत्तियाँ शून्य होती है। एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर में प्राथमिक द्वितीय कुंडली में कौन से प्रचालन एक समान रहता है? कौन सा प्रचालन एक समान होता है? तो पावर एक समान होता है। तब उसके बाद ट्रांसफार्मर निम्नलिखित में किस प्रकार की युक्ति है? ट्रांसफार्मर जो है किस प्रकार का युक्ति है? तो स्थितिक युक्ति है। ट्रांसफार्मर निम्नलिखित में किस प्रकार की युक्ति स्थितिक हो जाएगा। सेकेंडरी वाइंडिंग में प्रेरित विद्युत वाहक बल किस पर निर्भर करता है? तो उपयुक्त तीनों पर, टर्नों की संख्या पर, फ्लक्स पर और सप्लाई आवृत्ति पर। तब उसके बाद ट्रांसफार्मर की दक्षता अधिक होती है क्योंकि इसमें घर्षण और विंडेज क्षतियाँ नहीं होती है। तेल से भरे ट्रांसफार्मर में तेल का कार्य निम्नलिखित प्रदान करना है। तपारोधन और शीतलन। एक सोलेनाइड
एक सोलेनॉइड 2 कुंडली का प्रयोग करता है, इनकी बैंडिंग कहलाती है पुल इन और होल्ड आउट कहलाता है। दो ट्रांसफार्मर समांतर में चल रहे हैं, ये दोनों निम्नलिखित के आधार पर लोड का सभाजन करेंगे, तो हो जाएगा प्रति इकाई प्रतिबाधा। ट्रांसफार्मर का अखरोट बनाने के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री निम्नलिखित में से कौन सी है, तो हो जाएगा अतप्त बेलित कण विन्यस्त इस्पात। धारा ट्रांसफार्मर की प्राइमरी में फेरों की संख्या आमतौर पर होती है, क्या होती है, तो हो जाएगा 1 से 5 होता है। प्राइमरी ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच प्रतिरोध होता है, कितना होता है, अनंत होता है। ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच प्रतिरोध होता है, अनंत होता है। एक धारक ट्रांसफार्मर का भार डैश में व्यक्त किया जाता है, किस में अभिव्यक्त किया जाता है, तो वोल्ट्स एम्पियर में अभिव्यक्त किया जाता है। तब उसके बाद उच्च रेटिंग का ट्रांसफार्मर निम्नलिखित में से किस अनुप्रयोग में लाया जाता है, किस अनुप्रयोग में लाया जाता है, तो जनरेटर में लाया जाता है। एक ट्रांसफार्मर के समांतर ऑपरेशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो इसका जो है 1 और 2 दोनों हो जाएगा। ट्रांसफार्मर को एक ही आवृत्ति पर चलाया जाना चाहिए। ट्रांसफार्मर की वोल्टेज रेटिंग्स एक जैसी होनी चाहिए। निम्नलिखित में से किस कारण से बड़े ट्रांसफार्मर में तेल का उपयोग निरपवाद रूप से किया जाता है, तो हो जाएगा इसका 112 का, तो डी हो जाएगा, कोर को इंसुलेटेड करने के लिए। निम्नलिखित में से किस कारण से बड़े ट्रांसफार्मर में तेल का उपयोग निरपवाद रूप से किया जाता है, कोर को इंसुलेट करने के लिए। तब उसके बाद पूर्ण भार लोड पर शक्ति ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है, कितना होता है, तो हो जाएगा अधिकतम होता है। पूर्ण भार लोड पर शक्ति ट्रांसफर की दक्षता होती है, अधिकतम होता है। पूर्ण भार लोड की अवस्था में भी निम्नलिखित में से किसमें ट्रांसफार्मर क्षय शून्य होगी, तो शून्य होगा, किसमें होगा, तो हो जाता है, तो घर्षण क्षय में, किसमें होता है, घर्षण क्षय में। सबसे छोटा ट्रांसफार्मर है 2 kVA से 700 टर्न, जिसका आवृत्ति अधिक होगा वो उतना छोटा होगा, जिसका आवृत्ति जितना अधिक होगा ट्रांसफार्मर उतना छोटा होगा। एक स्टार ट्रांसफार्मर एक धारा ट्रांसफार्मर द्वारा सुरक्षित किया जाता है, जिसमें क्या होता है, तो डेल्टा बाय डेल्टा कनेक्शन होता है, डेल्टा बाय डेल्टा कनेक्शन होता है। डैश में प्राथमिक वाइंडिंग का एक भाग द्वितीय वाइंडिंग के समान होता है, तो वाइंडिंग के समान होता है। तो ऑटो ट्रांसफार्मर में डैश में प्राथमिक वाइंडिंग का 6 भाग द्वितीय वाइंडिंग के समान होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर में। वास्तव में बूस्टर एक है, बूस्टर एक क्या है, एक ट्रांसफार्मर है। वास्तव में बूस्टर एक क्या है, ट्रांसफार्मर है। मीटर एवं रिले में प्रयुक्त होने वाला धारा ट्रांसफार्मर में सामान्यतः क्या होता है, कितना अनुपात होता है उसका, तो 5:1 के अनुपात में होता है। उच्च आवृत्ति ट्रांसफार्मर में फेराइट कोर इस्तेमाल किया जाता है। फेराइट कोर इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, उच्च प्रतिरोध के लिए किया जाता है। किसी ट्रांसफार्मर में डैश वोल्टेज नियंत्रण ऋणात्मक होता है, तो हो जाएगा संधारित लोड के लिए। ग्लास के साथ सिलिका जेल ब्रीदर फिट होते हैं ताकि क्रिस्टल का रंग दिखाई देता रहे। क्रिस्टल जब नमी अवशोषित कर लेता है तब उसका रंग नीले से बदलकर निम्नलिखित हो जाता है, तो गुलाबी हो जाता है। करंट ट्रांसफार्मर के प्राइमरी सर्किट में जब करंट प्रवाहित हो रहा हो
तब सेकेंडरी परिपथ को क्या करना होगा, विपरीत खुला नहीं रखा जाता है। करंट ट्रांसफार्मर के प्राइमरी सर्किट में जब करंट प्रवाहित हो रहा हो तब सेकेंडरी परिपथ को विपरीत खुला नहीं रखा जाता है। तो वोल्ट मीटर के परिचालन के लिए विभव ट्रांसफार्मर का प्रयोग उच्च वोल्टेज को निरापद वोल्टेज तक घटाने के लिए किया जाता है। प्राइमरी में फेरों की संख्या होती है तो सेकेंडरी में फेरों की संख्या से अधिक होती है। ट्रांसफार्मर में कॉपर हानियाँ निम्नलिखित में होती है। कॉपर हानियाँ किस में होती है, तो वाइंडिंग में होती है। समांतर परिचालन के लिए संभव 3 से 3 फेज ट्रांसफार्मर में संबंधन है। संबंधन कौन सा है, तो हो जाएगा ये वाला हो जाएगा डी नंबर। ट्रांसफार्मर का निम्नलिखित में से कौन सा भाग बाहर से दिखाई देता है, बाहर से दिखाई देता है, तो बुशिंग हो जाएगा। ट्रांसफार्मर रेटिंग को आमतौर पर निम्नलिखित में व्यक्त किया जाता है। किस में व्यक्त किया जाता है, तो वोल्ट एम्पियर में व्यक्त किया जाता है। ट्रांसफार्मर में हिस्टैरिसीस हानियाँ निम्नलिखित के द्वारा कम की जा सकती है। तो हो जाएगा स्टील लेमिनेशन का सिलिकॉन अंश नियंत्रित करके। किसी ऑटोमोबाइल का इग्निशन कॉइल निम्नलिखित रूप में कार्य करता है। इग्निशन कॉइल निम्नलिखित रूप में कार्य करता है तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर के रूप में। किसी ऑटोमोबाइल का इग्निशन कॉइल निम्नलिखित के रूप में कार्य करता है तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर के रूप में। लघु परिपथ जांच से निम्न का पता चलता है। किसका पता चलता है, कॉपर लॉस का पता चलता है। सेल टाइप ट्रांसफार्मर में कोर के मध्य पहलू का क्षेत्रफल अन्य पहलू के मुकाबले क्या होता है, 1/4 होता है। ट्रांसफार्मर हेतु एक अच्छे विद्युतरोधी तेल का न्यूनतम फ्लैश बिंदु क्या होना चाहिए, तो 140 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है, इनपुट वोल्टता को बढ़ाता है। एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, इनपुट वोल्टता को बढ़ाता है। धारा परिणामित्रों का बोझ लोड अभिव्यक्त किया जाता है, तो हो जाएगा वोल्ट एम्पियर में व्यक्त किया जाता है। धारा परिणामित्रों का बोझ लोड अभिव्यक्त किया जाता है तो वोल्ट एम्पियर में। कार्बन ब्रशों पर चिंगारी आने की स्थिति में क्या करना चाहिए, तो कम्यूटेटर को साफ करें। ओम्स नियम लागू नहीं होता है, ओम्स का नियम लागू नहीं होता है तो सेमीकंडक्टर पर ओम्स का नियम लागू नहीं होता है। अगर 2 प्रतिरोधक समांतर में जोड़े जाए तब तुलनात्मक प्रतिरोध की मात्रा होगी, क्या होगा, प्रत्येक प्रतिरोध से कम होगा। ट्रांसफार्मर में निम्न में से कौन सी क्षतियाँ शून्य होती है, ट्रांसफार्मर में कौन सी क्षतियाँ शून्य होती है, मशीनी क्षतियाँ शून्य होती है। ट्रांसफार्मर की क्रिया के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है, प्रत्यावर्ती चुंबकीय फ्लक्स का। ट्रांसफार्मर की क्रिया के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है, प्रत्यावर्ती चुंबकीय फ्लक्स का। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्ड वाले किस प्रकार के ट्रांसफार्मर को कम्यूटेटर चिकित्सा उपकरण या लैब उपकरणों जैसे संवेदनशील उपकरणों की पावर सप्लाई के लिए उपयोग किया जाता है, तो हो जाएगा आइसोलेटेड सेकेंडरी टाइप के। रीवाइंडिंग के बाद एक ट्रांसफार्मर वाइंडिंग ठीक दिखती है लेकिन इंसुलेशन प्रतिरोध अपेक्षित मान से कम होता है। ऐसा निम्न में से किसके कारण होता है, तो वाइंडिंग में नमी के कारण होता है। किसी परिणामित ट्रांसफार्मर के शीतलन कूलिंग क्यों जरूरी होता है, ताप को घटाने के लिए। एक आदर्श नियमन वाली विद्युत आपूर्ति में डैश होगा तो ये हो जाएगा VN, ये डी नंबर हो जाएगा। विभव प्रवर्धक ट्रांसफार्मर, इसका तो भी हो जाएगा। विभव ट्रांसफार्मर
को निम्नलिखित में से किस तरह का प्रवर्धक ट्रांसफार्मर माना जा सकता है? तो स्टेप अप माना जा सकता है। गैस्केट गलने या क्षतिग्रस्त हो जाने पर निम्नलिखित में से कौन सा दोष उत्पन्न हो सकता है? कौन सा दोष उत्पन्न हो सकता है? तेल का रिसना उत्पन्न हो सकता है। एक सिटी लाइन के साथ डैश में जुड़ा हुआ है, तो हो जाएगा श्रृंखला में जुड़ा हुआ है। निम्न में से कौन सा ट्रांसफार्मर का मूल अवयव नहीं है? मूल अवयव नहीं है, परस्पर अभिवाह नहीं है। परस्पर अभिवाह नहीं है। किसी ट्रांसफार्मर में चुंबकीय अभिवाह का पाथ कैसा होना चाहिए? तो निम्न प्रत्यय स्तंभ वाला होना चाहिए। 1000 प्राथमिक फेरों वाले एक ट्रांसफार्मर को 250 वोल्ट एसी सप्लाई से जोड़ा जाता है और 400 वोल्ट द्वितीय वोल्टेज प्राप्त करने के लिए द्वितीय फेरों की संख्या क्या होगी? तो हो जाएगा 1600 होगा।